हेलो एवरीवन। सो अभी तक का हमने जो है ये जाना था कि क्या क्या इमरजेंसी फंड होते हैं फर्स्ट सेशंस में, एंड देन सेकंड सेशंस में हमने ये जाना कि क्या क्या सेफर ऑप्शंस होते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट, लाइक गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसके बारे में हमने जाना। एंड उसके बाद थर्ड सेशन में हमने ये जाना कि स्टॉक मार्केट्स क्या होता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। इस सब के बारे में हमने जो है काफ़ी डिस्कशन किया। नाउ टुडे वी हैव अ डे फोर्थ, और आज के इस सेशंस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो स्टॉक मार्केट है। ठीक है, हमने सारी चीज़ कर ली, हमने इमरजेंसी फंड बना लिया, हमने जो है अपना 40% 50% जो भी अमाउंट होता है वो सेफर में डाल दिया, सेफर इन्वेस्टमेंट। बाकी का रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, अब स्टॉक मार्केट में या फिर किसी अदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी में हमने डालना है, कैसे डालना है। तो स्टॉक मार्केट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो तो मैंने अभी तक बता दी। बट अब स्टॉक मार्केट ना डीप डाइव जाते हैं कि क्या क्या टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसमें प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज अभी तक का ये सेशन जो भी था हम लोग ने बस बेसिक चीज़ें पढ़ी थी अभी तक स्टॉक मार्केट के बारे में। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हम लोग जब भी कभी किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक को परचेज करते हैं किसी भी कंपनी के, तो हम लोग क्या क्या एनालिसिस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर कोई भी ट्रेडर्स क्या क्या एनालिसिस करता है बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन दैट कंपनी। मीन्स इन्वेस्टिंग मीन्स परचेजिंग द स्टॉक। ठीक है, बिकमिंग अ शेयर होल्डर। सो जब भी कभी ऐसा हम करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग कंपनी के बारे में क्या क्या एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक की पॉइंट है जो कि नोट करना है हमेशा, कि स्टॉक मार्केट एक लक के बेसिस पे काम नहीं करता है। ठीक है, इट्स नॉट अ लक, इट्स अ इन्फॉर्म डिसीजन। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि भाई मुझे परचेज करना है या फिर सेल करना है या फिर बाई करना है, उसी के बेसिस पे होता है। ये लक के बेसिस पे ऐसा नहीं होता कि आपने बस लक लगा दिया और लग गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव चलते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या है एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहला जो है फर्स्ट टॉपिक है कि कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर होते हैं कितने टाइप के होते हैं। पहला तो होता है एक ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स मीन्स वो जो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब खरीदना परचेज करना, उसी में मुनाफा कमाना, खरीदना परचेज करना मुनाफा कमाना। तो दे आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में फोकस करते हैं, मिनट में परचेज किया, बाई किया, सेल किया, या फिर विद इन अ डे जिसे बोलते हैं इंट्रा डे। ठीक है, वो किया और उसके बाद बाई किया, सेल किया, बाई किया, एंड देन विद इन अ वीक ऑल्सो। तो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उनका फोकस वो होता है, वो ट्रेडर्स होते हैं। वो एक्चुअली क्या होती है, किसी भी मार्केट की फ्लक्चुएशन पे, मार्केट की वॉलेटिलिटी पे गेन करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं, टाइप ऑफ ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि प्राइस जो भी हमारे पास स्टॉक के प्राइस होते हैं, मान लीजिए 100 रुपये हो गया, कल को 120 हो गया, मान लीजिए 100 रुपये हो गया, कल को 80 रुपये हो गया। तो जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट को वो गेन करने के लिए वो हमेशा जो है ट्रेडर्स फोकस में रहते हैं। ठीक है, तो जो ये टाइप होता है, जिस टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो इन ट्रेडर्स बेसिकली परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली होता है इंट्राडे। इंट्राडे मीन्स विद इन अ डे वो लोग परचेस किया, सेल किया, परचेस किया। और या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब अगर मान लीजिए कि कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ आई कि जिससे जो है उस स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से भाग गया। ठीक है, बहुत तेज़ी से भाग गया अगले 1 मिनट के लिए। ठीक है, 100 का 150 हो गया, और उसी के पल जो है अगले जो है तीसरे मिनट में वो फिर 100 से जो है और 150 से फिर वापस 100 आ गया। तो जो स्विंग होता है ना, जो चेंजेस हो रहा है, सडन चेंजेस, उस टाइप के जो है चेंजेस को कैप्चर करने के लिए इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर्स। तो वो ट्रेडर्स उस पर भी एक तरह से काम करते हैं, उस पर भी जो है मुनाफा गेन करते हैं। एंड देन एफ एन ओ बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसका फ्यूचर हमको ये प्रेडिक्ट करना होता है कि भाई इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, और कल जो है अनाउंसमेंट होगा, तो हम क्या करते हैं उसके जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो वो ट्रेडर्स जो है बेसिकली एफ एन ओ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइप के जो भी एक्टिविटी करते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वेरी हाई रिस्क होता है, इसमें लॉस होने के चांसेस, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हाई रिस्क टेकिंग जो है कैपेबिलिटी होती है वो ट्रेडर्स की होती है। ठीक है, और इसमें जो है ना प्रॉपर जो है एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। पल पल भर में, एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में जो है प्राइस चेंजेस हो जाते हैं, अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा मतलब कंस्टेंट कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। ये ट्रेडर्स का जो है ये पूरा का पूरा फंडा होता है। ये ट्रेडर्स जो कहलाते हैं ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं मार्केट में। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जैसे रिटेल टाइप के हो गए, जो हम लोग रिटेल्स
वगैरह इन्वेस्टर होते हैं जो कि लंबे समय के लिए पैसा डालना चाहते हैं, कोई भी कंपनी पे भरोसा करना। फॉर एग्जांपल कोलगेट है, ठीक है, तो कोलगेट कंपनी है, हम चाहते हैं कि भाई अगले 10 साल में इसका जो है प्रोस्पेक्टिव अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी कंपनी है, आगे बहुत अच्छा ग्रो करेगी। या फिर मान लीजिए यूनिलीवर हो गई। तो जो भी लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से लोग पैसा लगाते हैं ना, ईयर या डिकेड, तो वो सारे जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस के जो भी इन्वेस्टर होते हैं बिजनेस के फंडामेंटल पे रिलायबल करते हैं, ठीक है, बिजनेस का फंडामेंटल क्या कहता है, ठीक है। ये ट्रेडर्स में ऐसा फंडामेंटल की जरूरत नहीं होती, बस वो एक्चुअली इन सब चीज़ों पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे या फिर प्राइस फ्लक्चुएशन पे काम करते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो फंडामेंटल्स देखते हैं बिजनेस का कि क्या आगे ग्रो कर पाएगा। एंड इन्वेस्टर जो है ना, जो कंपनी ग्रो कर रही है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, बहुत लंबे समय से है, टाटा हो गया, बहुत लंबे समय से कंपनियां हैं और आगे भी चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह के जो ओवर द टाइम पीरियड ऑफ जो भी कंपनीज होती हैं उस तरह के चीज़ों में लोग फोकस करते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, आपने एक बार पैसे लगा लिए, अब आपको रेगुलर नहीं देखना है, कांस्टेंट नहीं देखना है, प्राइस ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएट करेगा, बट आपका पूरा माइंडसेट बना है कि मैं अगले 10 साल बाद ही पैसे निकालूंगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, आप लगाया और भूल गए, ठीक है। और इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आज मान लीजिए कि कोई भी प्राइस है, मान लीजिए आज है मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। अब कल की डेट में जब मार्केट खुला तो उसका प्राइस मान लीजिए 10% अप हो गया, तो 110 रुपये हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन मार्केट खुला, उसके अगले दिन, और प्राइस फिर 10% बढ़ गया, तो वो 10% बेसिकली 100 का नहीं होगा, वो 10% बेसिकली 110 रुपये से होगा, राइट। तो दैट इज द कंपाउंडिंग। तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है ना, वो हमेशा जो है मार्केट में ही मिलता है, जो कि पर डे जो है आपकी कंपाउंडिंग होती है। पर डे मतलब जैसे बढ़ेगा तो वो प्रीवियस डे का जो प्राइस होता है, दैट इज बिकम अ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। मतलब एवरी डे इट इज कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे चीज बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टर्स। नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है, कभी भी हम किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाते हैं तो हम फंडामेंटल वगैरह एनालिसिस करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो, ठीक है। तो दो तरह के एनालिसिस हम करते हैं। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें हम लोग चेक करते हैं कि भैया उसका रेवेन्यू क्या चल रहा है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या चल रहा है, किसी भी कंपनी में अगर पैसे लगाने हैं, उसका कितना कितना कर्जा है, कितना डेफ्ट लेवल है, ठीक है। उसका प्रॉफिट टू अर्निंग जो है रेशियो क्या है, पी रेशियो जिसे बोलते हैं, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या है। मान लीजिए 10 स्टॉक है, ठीक है, 10 स्टॉक सेम सेक्टर के हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग जो भी गुड्स हो एंड सर्विस होते हैं वो, तो जैसे मान लीजिए कि आपको जो भी ग्रोसरी का सामान हो गया, तो 10 कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। तो 10 कंपनियों का जो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, जो पी रेशियो होता है, वो एक एक मान लीजिए कि कितने मल्टीपल पे चल रहा है। मान लो कोई 40 के मल्टीपल पे चल रहा है, कोई 50 के मल्टीपल चल रहा है, तो ऐसे ऑन एन एवरेज सेक्टर का जो है जब हम पी निकालते हैं तो मान लीजिए कि 40 आया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी उसी सेक्टर की लिस्ट हुई, उसका पी रेशियो 10 है, तो इट मीन्स कि वो अंडर वैल्यूड है, हम उसको जो है उसकी जो है वैल्यू अभी और बढ़ेगी, राइट। अब मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी जो है पी रेशियो या पी वैल्यू जो होती है वो मान लीजिए 80-90 है, तो इट मीन्स वो ओवर वैल्यूड है, राइट। तो यही अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड डिसाइड करता है। और जो मार्केट का जो पी चल रहा है वो 40 चल रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो उस तरह हम डिसाइड करते हैं कि उसका ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब जो ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड है वो सम टाइम डिपेंड भी करता है कि कंपनी किस टाइप की है। मान लीजिए कि कोई अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, उसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस बात है वो ओवर वैल्यूड चलेगा ही चलेगा, ठीक है, राइट। मान लीजिए कोई कंपनी मान लीजिए उस सेक्टर की तो है, और एवरेज जो है पी रेशियो जो है मान लीजिए 40 चल रहा है, उसका जो है पी रेशियो 10 या 20 है, तो मे भी शायद वो परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी ठीक से, इसीलिए उसका होगा। तो ये सम टाइम जस्टिफाई भी होता है, बट हम ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड हम पी रेशियो के हिसाब से निकालते हैं। और हमको ये भी देखना होता है कि डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कर्जा ज़्यादा कंपनी के पास नहीं होना चाहिए, उसका रेवेन्यू कांस्टेंट होना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ता रहना चाहिए, राइट। और डिविडेंड हिस्ट्री भी देना। डिविडेंड मतलब ये जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको स्टेक होल्डर में कैसे बांट रहा है, क्या हम लोग को जो है मान लो जो स्टेक होल्डर है उन लोग को डिविडेंड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली, जो है प्रॉफिट में उसको जो पार्ट होता है स्टेक होल्डर्स को बांटा जा रहा है कि नहीं बांटा, सर्विसिबिलिटी, उसका कैश फ्लो क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है आपको चेक करनी होती है कंपनी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एचडीएफसी बैंक, बट कोई भी स्मॉल कोई कंपनी होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोई कौन सी कंपनी में जो है आप करोगे, मतलब जिसका हिस्ट्री आपको पता है ना, वो भी हिस्ट्री भी मैटर करती है कि आपकी लंबी हिस्ट्री है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैटर करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस बताऊं तो मैं आगे भी जो है चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक आपका स्टॉक स्कैनर है, ठीक है, ये। तो स्टॉक स्कैनर में जाते हो आप, ठीक है। तो इस स्टॉक स्कैनर में मान लीजिए कि मुझे जो है चेक करना है कि
टीसीएस का शेयर, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका मुझे स्कैन करना पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो अगर हम स्क्रॉल तो स्क्रॉल करके देखें कि ये हमारी इसका जो है चार्ट है, हिस्ट्री है पूरा का पूरा, कि ये पिछले जो है 1 साल में कैसे कैसे परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। इसका जो है 50 डे मूविंग एवरेज जिसे बोलते हैं, 50 ये टेक्निकल एनालिसिस होगा जो हम बाद में बताएंगे आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। तो अभी हम पी रेशियो में बात है, जैसे ये पी रेशियो मैंने बताया आपको दिखाया, तो ये पी रेशियो ये है, ठीक है। ये सारे जो है पी रेशियो है, ठीक। ये पी रेशियो दिखा रहा है, पी रेशियो कितना चल रहा है। अब जैसे पीयर मतलब होता है जो उसी सेक्टर की कंपनियां होती हैं, जैसे पीयर बोलते हैं, ठीक है, पीयर कंपनियां। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, सारी कंपनियां हैं जिसके पी रेशियो ये चल रहा है, ठीक है। इस तरह की कंपनियां हैं जिसका डिविडेंड यील्ड यहाँ से आप पता कर सकते हो, मार्केट कैप यहाँ से पता कर सकते हो, सारी चीज़ यहाँ से एनालिसिस आप कर सकते हो। अब मान लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में तो सेल्स कितनी चल रही है आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसका एक्सपेंस कितना है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना चल रहा है, इंटरेस्ट कितना चल रहा है, सब प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस चीज़ों में मिल जाए। आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो आपका सेल्स ग्रोथ है कैसे कैसे चल रहा है, कितना परसेंट चला है, बैलेंस शीट क्या होती है, उसकी बैलेंस शीट कैसे चली, कैश फ्लो कितना होता है, जो भी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी वो सारी चीज़ें आपको देखिए। स्टेक होल्डर पैटर्न में प्रमोटर कितना होल्डिंग है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रमोटर्स आपके 72 है, फिर हमारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग। इसी तरह एफआई की वैल्यू जो है धीरे धीरे घट हो रही है, डीआई की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। या टाइम ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम से बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है कि ये सारी चीज़ें है ना, एनालिसिस होती है जो आपको देखनी होती है किसी भी। अब हम आ जाते हैं आपके अगले वाले राउंड में जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चार्ट वगैरह देखते हैं कि टेक्निकली उसका चार्ट क्या शो कर रहा है, कि मान लीजिए कि हायर हाई हायर लो बना रहा है, या लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, कैसे बना रहा है, ठीक है। वो भी पैटर्न वगैरह हम चेक करते हैं कि चार्ट में किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर जो है टेक्निकल एनालिसिस ना ट्रेडर्स वगैरह करते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स वगैरह को फ्लक्चुएशन में ही आपको पैसे लगाने होते हैं, राइट। तो वो फ्लक्चुएशन को ही देखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ज़्यादातर मोस्टली करते हैं ट्रेडर्स। और सपोर्ट कहाँ तक है, रेजिस्टेंस कहाँ तक, मान लीजिए कोई स्टॉक मान लीजिए 1300 का है, वो 1400 तक गया, फिर वापस जो है गिरने लगा, तो आपको ये देखना होता है कि कहाँ तक वो गिर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ए सपोर्ट। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस कहाँ तक हम डिफाइन कर सके कि कहाँ पे जाकर वो रुकेगा, जहाँ पे जो है उसकी स्टॉक की वैल्यू में भी वहाँ से कांस्टेंट हो जाए या वहाँ से नीचे आने लग जाए, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो स्टॉक का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो लेवल और जो प्राइस होता है कि कितना तक बाउंस होगा कितना तक ड्रॉप होगा, वो सारी चीज़ें होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ चार्ट में, ठीक है, तो ये आपका जो है चार्ट हो गया, ठीक। ये आपका जो है प्राइस का चार्ट हो गया, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे ना ऐसे, तो ये आपका जो है चार्ट दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे देखोगे तो आप ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ तक बढ़ा, अभी कहाँ तक जाएगा ये डिसाइड करने के लिए इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद फिर यहाँ से नीचे आने लगा, ठीक है। फिर अब नीचे आने लगा, नीचे कितना तक नीचे आएगा, तो ये आपका होगा सपोर्ट। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका रजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे जब भी आता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। और नीचे से ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट लेके जाता है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस लेके जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ से वापस जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। रेजिस्टेंस मतलब कहाँ कहाँ उसको सप्लाई ज़्यादा मिल सकती है, कहाँ से वो सेल होना स्टार्ट हो सकता है, कहाँ से वो गिरना स्टार्ट हो सकता है। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं कि ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ऐसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से प्राइस गिरना चालू हो जाएगी। तो ये ट्रेडर्स वगैरह करते हैं कि जिनको प्राइस अप एंड डाउन से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मूविंग एवरेज जिसे बोलते हैं, मूविंग एवरेज मैंने दिखाया कि 50 डे मूविंग एवरेज क्या होता है, 200 डेज मूविंग एवरेज क्या होता है, वॉल्यूम का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम का ट्रेंड जैसे यही है, मान लीजिए कि यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम यहाँ पे धीरे धीरे कम है, ठीक है, धीरे धीरे कम है। यहाँ पे देखिए अचानक से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे कम है, धीरे धीरे यहाँ देखिए वॉल्यूम ज़्यादा आ गया। तो वॉल्यूम जो है ना, मतलब नंबर ऑफ ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक परचेज बाई कितना ज़्यादा हो रहा है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए वॉल्यूम बढ़ कम हो गया, तो देखिए यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो इस तरह वॉल्यूम देखते हैं। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज यही होता है कि 50 डे का जो है प्राइस होता है, उस प्राइस को एवरेज करके हम एक लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे जो येलो रंग की लाइन हो गई वो आपके 50 डे मूविंग एवरेज हो गए। तो समटाइम्स दे आर कॉलिंग एज ए सपोर्ट। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से एक सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला गया। तो ये कभी कभी ना ये ट्रेडर्स वगैरह यूज़ करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज। जैसे मान लीजिए 200 डेज मूविंग एवरेज, तो ये जो है देखिए सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से ऊपर गया। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है लोग ट्रेडर्स देखते हैं। ये वॉल्यूम जो मैंने बोला, ये वॉल्यूम्स आ गए आपके, ये वॉल्यूम सारे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक बाई एंड सेल जो है पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर मोस्टली ये ट्रेडर्स देखते हैं कि जिनको जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में गेन करना होता है, ठीक है।
ये तो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो सेफर वे होते हैं स्टॉक मार्केट में एंटर करने के, वो तो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर कहूँ तो एक इंडेक्स फंड होता है। तो इंडेक्स फंड क्या होता है कि इंडेक्स फंड जैसे मान लीजिए निफ्टी हो गया, तो आपको भरोसा है कि जो भारत का इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, वो भारत का ग्रोथ हमेशा जो है आगे कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इस भरोसे से आप क्या करते हो, इंडेक्स में पैसे लगाते हो, निफ्टी में पैसे लगाते हो, ठीक है। और ये क्या होता है, लो कॉस्ट होता है। मान लीजिए कि आपको 50 कंपनियां जो है ना किसी भी जो है निफ्टी में लिस्टेड है, ठीक है। तो किसी का प्राइस 2,000 रुपये है, किसी का 3,000 रुपये, किसी का 4,000 रुपये। तो मान लीजिए ऑल द निफ्टी स्टॉक का आपको अगर खरीदने हैं ना, तो आपको करीब लाखों रुपए चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम लोग निफ्टी में पैसे नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स फंड खरीदते हैं। तो इंडेक्स फंड ना एक एनएवी पे चलता है, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो हम एनएवी खरीदते हैं, एनएवी की वैल्यू में भी 10 रुपये होगी, 20 रुपये होगी, 30 रुपये होगी, ठीक है। तो वो एनवी बोलते हैं। तो हम इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो एनवी लेते हैं, ईटीएफ में लगाते हैं तो ईटीएफ की जो भी वैल्यू होती है एनवी या वैल्यू जिसे बोलते हैं, वो वैल्यू मान लो 10 रुपये हो गए, 20 रुपये हो गए, 50 रुपये हो गई। तो 50 रुपये, 100 रुपये वो आपका एनवी होगा, उसी हिसाब से नंबर ऑफ आपको जो है स्टॉक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो कैपिटल है निफ्टी 50 में जा रहा है, निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उसी को फॉलो करता है कि जिस 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 इंडेक्स का वो फंड होता है या जिस इंडेक्स की वो ईटीएफ होती है, ठीक है। और आपका जो है कम कैपिटल में आपने इन निफ्टी या से किसी भी इंडेक्स में आपने पैसे लगा दिए, ठीक है। वो हो गया आपका जो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अगर जैसे मान लीजिए कि मैं एक जीरोधा का अकाउंट खोल रहा हूँ, ठीक है। जीरोधा का अकाउंट में देखो, मान लीजिए ये गोल्ड है, ठीक है। या फिर मान लीजिए चलिए मैं निफ्टी दिखाता हूँ, तो ठीक है, निफ्टी एक बी नाम से है, 20, ठीक है। ये आपका ईटीएफ है। यहाँ पे देखो, आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है ना निपॉन इंडिया। अगर मैं इसको ऐड करूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊँ, तो निफ्टी 20, इसका जो है फंडामेंटल पे जाते हैं, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जो है ये निफ्टी का जो है ना 20 है, ये निफ्टी 50 को जो है फॉलो करता है। और ये क्या है, ईटीएफ, इक्विटी ट्रेड फंड, ठीक है। तो ये आपको निफ्टी निफ्टी 50 को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको परचेस करना चाहेंगे, तो परचेस करने के लिए इसका प्राइस कितना है, इसका परचेस करने का प्राइस जो है 280 रुपये, 290 रुपये इस समय चल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम परचेस करना है तो एक क्वांटिटी के लिए हमें 280 रुपये ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये करता क्या है, मान लीजिए कि मैंने इसमें 1,000 रुपये लगाए, ठीक है। 1,000 रुपये लगा के मान लीजिए 4 क्वांटिटी मैंने खरीद ली, मान लो 1,000 रुपये ही जितना भी ज़्यादा होगा, 4 क्वांटिटी 1,000 रुपये लगा, तो वो क्या करेगा ना, 1,000 रुपये इक्वली डिवाइड कर देगा। जो ईटीएफ मेंटेन कर रहा है निफ्टी ईटीएफ, जो ये मान लीजिए जो निपॉन इंडिया कंपनी है, ठीक है, निपॉन इंडिया ने ही निकाला है ये ईटीएफ। तो निपॉन इंडिया जो कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली क्या करेगा, आपके पैसे को इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपका निफ्टी 50 कंपनीज में, इक्वल मतलब रेशियो में, जैसा आपका निफ्टी 50 चल रहा है। तो मान लीजिए कि ये आपका चार्ट हो गया, तो ये चार्ट बेसिकली देखिएगा आप, तो निफ्टी 50 को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ अगर मैं ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ निफ्टी 50, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है। ये अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी 50 ये ऊपर वाला चार्ट है, तो नीचे वाला चार्ट ईटीएफ का है। तो जैसे जैसे निफ्टी करेगा वैसे वैसे ये आपका 20 या फिर आपका जो है ईटीएफ करता रहेगा। तो ये बेसिकली जो आपका पैसे का ग्रो है ना, बेस्ड ऑन द इंडेक्स फंड की तरह आपका ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईटीएफ। और इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आपका फंड खरीदना होता है। फंड मान ले कि बहुत सारे ढेर ढेर सारे फंड होते हैं इंडेक्स फंड, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे तो खैर म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, ठीक है। पर बहुत तरह के फंड्स वगैरह होते हैं, उसमें वो भी जो इंडेक्स को ही फॉलो करते, तो वो भी एक तरह से आपका पैसे को आपको इंडेक्स में ही लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो गया, आपका ये थोड़ा सेफर साइड होता है, जो भी आपका इंडेक्स फंड होते हैं सेफर होता है इन कंपेयरिंग टू अदर थिंग्स, ठीक है। अब हो गया ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर, रिलायंस, ये सारी ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप मतलब जो हाई कैपिटल मार्केट कैपिटल वाली कंपनियां होती हैं, ये थोड़ी स्टेबल होती हैं, ठीक है। ये थोड़े मोड़े मान लीजिए रिसेशन आ गया, थोड़ा मोड़ा जो है मान लीजिए डिप्ट आ गया, तो ये झेल लेती हैं, इनके पास कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी स्टेबल टाइप की कंपनियां होती हैं। तो इस तरह की कंपनियों से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया आपका लार्ज कैप का काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको स्टॉक की एनालिसिस नहीं करनी है, या फिर आपको मान लीजिए कि आपको जो है इतना टाइम नहीं है कि आप हर बार जो है प्राइस को ट्रैक करो, या प्राइस को आप ऊपर नीचे देखो, या फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कर पाओ। तो उस केस में क्या होता है कि आप टेंशन फ्री होकर के आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में लगा देते हो पैसे, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में बेसिकली एक प्रोफेशनल लोगों की टीम होती है, जो उस फंड को जो है आपके पैसे को लेकर के नंबर मल्टीपल जगह पे एक पोर्टफोलियो में पैसे लगाती है,
ठीक है, और वो आपको एक कांस्टेंट ग्रोथ नाम का एक प्रॉमिस दे करके आपको करती है, ऑल तो वो मार्केट लिंक ही होता है। ठीक है, बट वो वहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनल लोग को हायर किया जाता है और वो प्रोफेशनल लोग जा करके आपके पैसे का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप पैसे उनको देते हो, कंपनी देते हो, कंपनी प्रोफेशनल लोग को यूज़ करके वो पैसे का जो है आपका इन्वेस्टमेंट करती है एज पर दियर नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये भी सेफर होता है फॉर द ए बिगिनर पर्पस। बट ये होता है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है, मतलब जब भी कभी आप पैसे निकालोगे ना, तो आपको कुछ पैसे जो है देने पड़ते हैं, वो क्योंकि प्रोफेशनल जो भी आपको वहाँ पे हायर करके कंपनी में बैठे हुए हैं, आपका पैसे का जो है मैनेजमेंट कर रहा है, तो उनको जो है फीस या सैलरी जाती है, राइट। और सिमिलरली जो है उस जो सैलरी जाएगी, जो भी फीस जाएगी, वो आपके जो है पैसे से ही जाएगी। तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है, सालाना होता है, कुछ एग्जिट एग्जिट लोड होता है, ये सारी चीज़ें पैसे जो एक्स्ट्रा लिए आते हैं वो उसी वजह से लिए आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक्सपेंस होता है। थर्ड वाला आपका फोर्थ वाला केस होगा कि आप कोई भी ना पैनी स्टॉक मतलब जिसको आप नहीं जानते, छोटी मोटी कंपनियां हैं स्मॉल कैप की, 50 रुपए 10 रुपए या 13 रुपए 15 रुपए का स्टॉक प्राइस है, आप उसमें जो है कूद के ले लिए, उन सब चीज़ों में आपको जो है ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज ज़्यादा इस बिगिनिंग में होती नहीं है। सेकंड चीज़ होगी, आप किसी भी टिप्स में आप फॉलो मत करो। मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि भाई इसमें पैसे लगा दो, उस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स में आप जो है कभी भी बिलीव मत करना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मोस्टली लॉस ही होता है। ठीक है, और सेकंड थर्ड चीज़ हो गई आपका एफ एन ओ, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कभी भी आप कूदिएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है बिगिनर वगैरह को ज़्यादा एनालिसिस होती नहीं टेक्निकल और फंडामेंटल वगैरह की, तो वो स्टार्टिंग में जो है इन सब की नॉलेज नहीं होती है। और दूसरी बात, ये सेंटिमेंट्स पे भी चलता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो ये क्या होता है ना, एक तरह से अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस बिना नॉलेज के अगर आप घुस गए, तो उसमें पैसे का लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी आपके सेबी ने भी बोला था, सेबी मतलब जो रेगुलरिटी होती है, जो सारा जरा स्टॉक मार्केट को जो है रेगुलेट करती है, उसने भी बताया था कि 90% 95% जितने भी एफएनओ में ट्रेड करते हैं लोग, वो लॉस ही झेलते हैं। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप एफएनओ में या फिर इसमें जब तक आपको नॉलेज प्रॉपर ना हो जाए, आप इसमें मत घुसिए। ठीक है, जब तक आप एक्सपीरियंस पर्सन ना हो जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू दैट सब कॉमन मिस्टेक, जो भी कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, तो आप किसी भी जो है ना ब्लाइंडली कोई भी टिप्स या ट्रिक्स आती है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे, तो उसको आप फॉलो मत करना। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि पंप एंड डंप वाला सिस्टम होता है, कि मान लीजिए कि आपका एक ऑपरेटर हो गया जिसके पास मान लीजिए खूब ढेर सारा कैपिटल, 10 करोड़ 15 करोड़, तो क्या करता है छोटी मोटी कंपनियों में पैसे लगा करके उसका जो है प्राइस मैनिपुलेट करता है, बढ़ाता रहता है बढ़ाता रहता है बढ़ाता रहता है, और लोगों को जो है ना सोशल मीडिया में खूब प्रमोट करता है कि भैया इसका प्राइस बढ़ रहा है, देखो इसका प्राइस बढ़ रहा है, ये अच्छी कंपनी है, उसमें प्रमोट करता रहता है। और लोग पैसे खूब इसमें जो है, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं छोटे मोटे, 1000 1500 या 1000 2000 वाले बंदे पैसे लगा लगा के उसमें जो है लगे रहते हैं, और जैसे ही उसका प्राइस एकदम हाई पे आता है, वो सारा का सारा पैसा अपना सेल कर देते हैं। ठीक है, सारा का सारा अपना स्टॉक सेल कर देते हैं, तो वो डंप हो गया। तो क्या होगा, प्राइस का अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता रहता है, और जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो फंस जाता है बेचारा, वो लॉस में जाता है। तो सारा का सारा पैसा इस तरह का जो है सोशल मीडिया वाले जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना। ठीक है, और वो कभी भी ओवर ट्रेडिंग या फिर कोई भी ओवरनाइट टाइप का, जैसे आपका मन में बन जाए कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, ऐसा कुछ का आपका कभी कभी भी एक्सपेक्टेशन मत करना। ठीक है, इसमें वेल्थ बनती फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट कोई भी जो है अमीर नहीं बन जाता ओवर द नाइट कभी भी। ठीक है, और कोई भी चीज़, अगर ये भी एक कॉमन मिस्टेक है कि आप सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में लगा दो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी में आपको भरोसा है कि ठीक है ये कंपनी चलेगी, आपने सारा सारा पैसा लगा दिया, मान लीजिए कल को कंपनी डूब गई, तो आपका सारा पैसा लॉस हो गया। इसीलिए ज़्यादातर आप कोशिश करो कि आप मल्टीपल नंबर ऑफ द शेयर्स लो, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, पोर्टफोलियो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शेयर्स, वो थोड़ा सा वेल मेंटेन होना चाहिए। कि मान लीजिए कि आपके 10 स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक नहीं चल पाए, 6 स्टॉक नहीं चल पाए, तो बाकी के 4 स्टॉक इतना ज़्यादा चल जाए कि बाकी का लॉस आपका कवर हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो है हमेशा आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में रिलाई करना चाहिए। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट विच वी शुड इग्नोर द कॉमन मिस्टेक इज इग्नोरिंग द सेफ स्कीम। कभी भी सेफ स्कीम जो होती है, पीपीएफ एनपीएस या एफडी, इन सबको जो है हमेशा जो है ना बैलेंस करके चलना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि इन सबको आप ध्यान मत दो और बस ये रिस्की जो है स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसे लगाते रहो। पहले इन सब में आप पैसे वगैरह प्रॉपर तरीके से आप जो भी है इन्वेस्टमेंट का अपना पैसा है उसको लगाइए, एंड देन जितना भी आपका रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, उतने पे ही आपको जो है इस रिस्क वाले जो है स्टॉक मार्केट वगैरह में। ठीक है, नाउ एक्शन प्लान जो अब नेक्स्ट आपको जो है सीखना है कि आप पहले डिसाइड करो कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। ठीक है, अगर आप बिगनर हो, आप अभी स्टार्ट किए, तो आप एक तरह से इन्वेस्टर ही हो, तो आप इन्वेस्टर की तरह ही बने रहो। ठीक है, लंबे समय तक के लिए ही आप पैसा लगाओ, और ज़्यादा जो है इसमें लालच में, ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है,
और कोई भी कंपनी, एक कंपनी आप पकड़ो, चाहे एचडीएफसी बैंक या आईसीएससी, आईआईटीसी या फिर टीसीएस या इन्फोसिस, किसी भी कंपनी को आप पकड़ो, पहले आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस की कंपनी क्या करती है, कैसे कैसे करती है। जैसे मैंने आपको स्टॉक स्कैनर बताया था ना वेबसाइट, वहाँ उस तरह के जो है वेबसाइट पे जाकर के आप स्कैन करो, पूरा देखो कैसे है, उसको पहले जानो समझो। अगर उसका फ्यूचर ग्रोथ आपको समझ में आ रहा है, देन फिर आप उसमें जो है थिंक करो, ठीक है। एंड देन आप स्टार्ट करो उसका जो है प्राइस, कि आपका प्राइस जो है क्या बोलते हैं वो, कैसा पैटर्न बन रहा है, कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कैसे क्या है, ठीक है। एंड देन अगर आप बिगन करना चाहते हो, अगर आप स्टार्ट ही करना चाहते हो इस तरह के इन्वेस्टमेंट, तो आप इंडेक्स फंड या ब्लू चिप कंपनी से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा सा सो सेफ होती है रादर देन अदर वन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको डिस्कस की, मुझे लग रहा है कि आप आज को समझ में आया होगा, ठीक है, कि जो भी मतलब मैंने चीज़ समझाने की कोशिश की थी। तो अब अगले सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो एसआईपी होती है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम सब चक्करों नहीं पड़ना चाहते, बस मैं एसआईपी करना चाहता हूँ कि हर मंथ में 5,000 रुपये मेरे कटे या 10,000 रुपये मेरे कटे और जाकर के वो एसआईपी में बनता रहे और वो कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मुझे मिलता रहे। तो वो एसआईपी क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उन सब का बीच का रास्ता क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना हम लोग अगले सेशंस में डिस्कस